सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोग काफी कह रहे थे कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है ग्राफ को समझने में, जो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारे इस चैप्टर में है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने नहीं देखा, कंप्लीट एक वन शॉट वीडियो डाला है जिसमें मैंने स्क्रैच से एंड तक इस चैप्टर को खत्म किया है, वो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक वगैरह नहीं मिलेगा मेरे से मांग लेना। दूसरा, इस पर बेस्ड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करवा चुका हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो यार ये ना फिजिक्स ऐसा है कि सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आप ना समझो उस बात को, कहना क्या चाह रहे हैं। एक बार अगर आपको रूल समझ में आ गया गेम का ना, तो गेम खेलने में मजा आता है, ये बात ध्यान रखो। और ट्रस्ट में बच्चों, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसी चीजें नहीं है कि रटोगे या कुछ करोगे या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल से टॉपिक्स होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं। अगर हम थोड़ा अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हमारे बीच में अच्छा कम्युनिकेशन सेट हो गया, ट्यूनिंग हो गई, तो आपको मजा आएगा इंस्टेड ऑफ कि आप एग्जाम करते रहोगे। ठीक है, आज हम इस चीज को पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। और देखो क्या होता है, क्लास 11th वगैरह में भी जब जाते हो आप, तो आप शुरुआत से इन चीजों को पढ़ते हो। अभी हमारे पास ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे बहुत मन करता है वो बातें आपसे बोलने का, ताकि आपको और सुपर वाली क्लैरिटी आ जाए। कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर सुपर क्लैरिटी आ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी टूल्स हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। जैसे कैलकुलस एक चीज होती है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो अगर अभी हमें आ रहा होता तो हम एक नेक्स्ट लेवल की छलांग मार करके चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनके बिना भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं और एटलीस्ट आपकी क्यूरियोसिटी को बिल्ड कर सकूं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ सेशन में। देखो, सबसे पहले ना मोशन को समझो। दो तरह के मोशन मेनली है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एज इट्स नेम सजेस्ट कि यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जो मोशन एक समान रहता है। किस सेंस में कह रहे हैं एक समान? तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जिस मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हो, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मैं समझाऊंगा इसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा हूं। इसका मतलब होगा कि मैं एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता हूं। फिर अगले एक सेकंड में मैं 5 मीटर की दूरी तय करूंगा, फिर अगले एक सेकंड में मैं 5 मीटर की दूरी तय करूंगा। यानी हर आने वाले एक सेकंड में मैं 5 मीटर की, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक एक सेकंड में। तो इसको कहते हैं हम क्या? ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा हूं, बताओ मैं 10 सेकंड में कितना भाग जाऊंगा। आप तुरंत कह सकते हो कि एक सेकंड में अगर आप 5 मीटर भागते हो तो 10 सेकंड में आप 50 मीटर भागोगे। ये इतना सीधा गणित आपने लगाया। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा, मैं भी समझाऊंगा इसे। मैंने कहा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मैं मूव कर रहा हूं, इससे बच्चों हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि मैं 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं इन 1 सेकंड। तो अगर कल को कोई मेरे से कहता है कि आप 10 सेकंड में कितना दौड़ लोगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, तो 10 सेकंड, यानी 10 से यहां मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी होगा 50 मीटर। बहुत सिंपल एज एबीसी। अगर मैं यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं, तो एक बात ना मेरी छोटी सी पहले प्लीज समझो। मैं बच्चों ये मान के चल रहा हूं कि आप ये चैप्टर को नहीं समझ रहे, आप चैप्टर ऑलरेडी पहले समझ चुके हो और कुछ कुछ चीजों को कवर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि आपने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को पढ़ रखा है ध्यान से, जो मैंने पढ़ाया था, डेरिवेशन भी जानते हो, मैं मान लूं इस बात को। अगर मैं इस बात को मानता हूं तो मेरी बात सुनो, अदरवाइज इस वाली बात को छोड़ के आगे की बात सुनना। लेकिन जरूरी क्या, आपने पढ़ा होना चाहिए वाली बात। क्या आपको याद है कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस, मुझे अगर आपने पढ़ा हुआ है मुझे बताओ ये काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन है? मैं नहीं बताऊंगा, टाइम स्टैम्प के साथ आप मुझे बताएंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, इस मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का नाम ही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। यानी वेलोसिटी में जो चेंज है बच्चों, उसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का चेंज जीरो है, और वेलोसिटी के चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये अर्थ हुआ कि ये वाला टर्म यहां कट जाएगा, इस फॉर्मूले से आपके पास S इज इक्वल टू यूटी निकल के आएगा। मैंने ये क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि जो आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट बार बार निकाल रहे हो, जिसे आप डिस्टेंस कह रहे हो इस केस में, वो क्यों आप u को सिर्फ t से मल्टीप्लाई करके निकाल दे रहे हो। यानी अगर आपको u पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो अब आपसे कोई पूछे कि 10 सेकंड में कितना चल जाओगे या 20 सेकंड में कितना चल जाओगे, यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट u इनटू दैट t ओनली। तो वो चीज जो जनरल नॉलेज से समझ में आ रही है कि एक सेकंड में 500, 10 सेकंड में कितना, उसको मैथ्स वेरीफाई करवा रही है यहां पर। तो आपको अब एक बात यही से समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये होता है, पहले समझ लो, ये बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं मैं, है ना।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर आप मूव कर रहे हो और आप नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो, मतलब कि आप एक सेकंड में, मतलब आप कभी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हो, कभी आप 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हो, कभी आप 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हो। ये कुछ वैसा मोशन है जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलती है, कोई गाड़ी चल रही है, वो अच्छी खासी स्पीड में थी, ट्रैफिक आया, फिर रुक गई, फिर थोड़ा सा चली, ऐसे करके कैसे चलती है, स्पीड बढ़ाती है, घटाती है, बढ़ाती है, घटाती है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन हम इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक स्पेशल केस को पढ़ रहे हैं, और वो स्पेशल केस क्या है कि वेलोसिटी बदलेगी, नो डाउट, लेकिन वेलोसिटी के बदलने का रेट कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी बदलेगी लेकिन बदलाव जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आप बोल लोगे क्या कहना चाहते हो, मैं समझाता हूं। यानी ये अजीब सा ऊट पटांग चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर बाद 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, थोड़ी देर बाद मतलब अगले सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगले सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो t इज इक्वल टू 0 पे इतनी थी, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इतनी हो गई, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इतनी हो गई, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इतनी हो गई। यानी इस बार क्या हो रहा है कि जैसे पहले आप क्या कर रहे थे कि एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे इक्वल टाइम में, अभी आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी में एक कांस्टेंट चेंज करवाते हुए चल रहे हो। जैसे 2 मीटर पर सेकंड का चेंज यहां हुआ, फिर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज यहां हुआ, फिर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज यहां हुआ, यानी प्रति सेकंड में आप कांस्टेंट मीटर पर सेकंड का चेंज करवा रहे हो। यानी वेलोसिटी का चेंज तो है लेकिन वो चेंज कांस्टेंट है। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकता हूं तो इस पर एक एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक स्पेशल केस यूएएम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी यहां वेलोसिटी चेंज तो है, यानी यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन उसका चेंज कांस्टेंट है। तो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला केस यानी यूएएम, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर ये नीचे गिरेगा, तो अब ये जीरो वेलोसिटी पे रेस्ट पे जैसे मैं छोड़ता हूं ये नीचे गिरने लग जा रहा है क्योंकि इसको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशन वगैरह। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी स्पीड जब जीरो थी शुरुआत में वेलोसिटी, अगले एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। और आप जानते हो उसके अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड और ऐड हो गई, फिर उसके अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड और ऐड हो गई, और ऐड हो जा रही है। यानी कि 0 सेकंड में 0 थी, पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड क्योंकि वो ऐड हो गया, तीसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड क्योंकि बाकी पीछे की भी ऐड होते हुए चल रही है 10-10 मीटर पर सेकंड। तो ये एक बेसिक इंट्रो पार्ट था इसका। अब हम चैप्टर में डाइव करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि इस केस में जब आप कहोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये ऑब्जेक्ट एक सेकंड में मान लेते हैं 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगले एक सेकंड में भी वो 2 मीटर ही तय करेगा, क्योंकि वो वाली बात यहां होती थी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेकंड में ये 5 मीटर चलता था तो 10 सेकंड में 10 पंजे 50 सीधा कैलकुलेशन। लेकिन यहां नहीं कह सकते कि एक सेकंड में 5 चला तो 10 सेकंड में 10 पंजे 50। क्यों? इस इक्वेशन से देखो, क्योंकि इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये फैक्टर नहीं है बल्कि ये एक्सेलरेशन वाला फैक्टर भी है, जिसके कारण ये चीज के कारण अब आप सीधा गणित नहीं लगा पाओगे। आप ये नहीं कह पाओगे कि एक सेकंड में 5 मीटर तो 10 सेकंड में 50 मीटर, नहीं, उसमें कुछ ऐड भी होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। समझ में आया? प्लीज दिल बना के टाइम स्टैम्प के साथ बताओ यहां तक मास्टर समझ में आया, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं आगे। क्योंकि देखो बहुत मैंने देखो कितनी प्लानिंग कर रखी है तुम लोगों के लिए, मैं बहुत प्लान करके लाया हूं। तुम्हें पूरी जब देखोगे लेक्चर तो तुम्हें तब समझ में आएगा कितने तरीके से मैंने प्लानिंग की है इसकी। तो जो मैंने बोला ये है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन शॉर्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। एक इंसान है, इसकी पोजीशन 0 पे ही है, t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग पोजीशन में। अगले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस तय करता है 5 यूनिट का, फिर अगले सेकंड में 5 यूनिट और चलेगा, फिर अगले एक सेकंड में 5 यूनिट और चलेगी, अगले एक सेकंड में 5 यूनिट और चलेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम कहेंगे बच्चों ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अब इसके दो ग्राफ होंगे, एक पोजीशन टाइम ग्राफ और एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ को आमतौर पे कभी-कभी लोग गलती से इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लेते हैं। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस हमेशा मेजर होता है 2 पॉइंट के रेफरेंस में। अभी लेकिन हम हर एक पॉइंट को दिखा रहे हैं, तो पॉइंट को दिखाना यानी उसके स्टेट को दिखाना यानी उसकी पोजीशन को दिखाना है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात कर रहे होते हो तो भी आप दो लोगों के बीच की बात कर रहे होते हो। इसको डिस्टेंस कहने के पीछे कारण यह होता है क्योंकि मान लिया जाता है कि एक पॉइंट ओरिजिन है फिक्स।
अब दूसरा पॉइंट जहां भी आप पहुंच रहे हो वो होगा, तो उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस समझा जा रहा है। तो एक सेंस में वो पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। मेरी बात को समझना। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, वो क्या, वो ये कि इस सिनेरियो में जो मैंने ये ऊपर का सीन था उसे मैंने यहां पे दिखा दिया। मैंने टाइम की एक्सेस, हमेशा हम एक्स एक्सेस वाली को टाइम की एक्सेस लेते हैं और वर्टिकल वाले में हम बदलते हैं पोजीशन या वेलोसिटी जो भी होगा। इस केस में पोजीशन को रखा, पोजीशन का मेजरमेंट मीटर में है और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में किया जा रहा है। टाइम हमने देखा 0 से लेकर के 4 सेकंड तक है बच्चों, तो 0 1 2 3 4 हमारे पास 4 सेकंड्स दिखाई दे रहे होंगे। अब यहां पर पोजीशन पहले हमने देखा कि 0 सेकंड पे ये 0 मीटर पे ही है। ये कोइंसिडेंस है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका ये होम है और ये उसका स्कूल है। अब ये अपने होम से, ये होम 0 0 पे है और ये इसका स्कूल मान लिया 10,0 पे बैठा हुआ है। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि आपको देखना है कि उसके होम से स्कूल के बारे में, तो हो सकता है वो बच्चा उस समय ऑलरेडी यहां पे 3,0 पे पहुंच चुका हो जब आपने टाइम मेजरमेंट, जब आपने ऑब्जर्वेशन चालू किया। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी पोजीशन पर डिस्प्लेस्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है x इज इक्वल टू 0 पर ही हो एट t इज इक्वल टू 0। तो ये एक छोटी सी बात है। अभी के केस में हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा एट t इज इक्वल टू 0 अगर x इज इक्वल टू 0 है, यानी ऑब्जर्वेशन के समय जो ऑब्जेक्ट है वो उसी रेफरेंस पॉइंट पर ही मौजूद है, उससे डिस्प्लेस्ड नहीं है, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, यानी t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 लिख दिया। ऐसे ही पोजीशंस को समझाओ, 0 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, तो इक्वल इक्वल स्पेसिंग करी मैंने उनके बीच में। अब मैं उन पॉइंट्स को देख रहा हूं कि 0 सेकंड पे तो 0 पे ही है वो, 1 सेकंड पे वो 5 पे था, 2 सेकंड पे मेरे भाई वो कहां पे था, 10 पे था दीदी, 3 सेकंड पे वो 15 पे था और 4th सेकंड पे वो 20 पे था। अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे होते हो, क्योंकि यह डेटा यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की शर्त को यह पूरा कर रहा है। क्योंकि आप किसी भी एक सेकंड को देख लो, उसके बीच में ट्रेवल किया हुआ जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल आप इन 2 सेकंड्स के बीच में डिफरेंस देखो, कितने का टाइम का डिफरेंस है, 1 सेकंड का डिफरेंस है। तो आप इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना फर्क पड़ा, 5 मीटर का। अगर मैं बोलता हूं कि आपका मन कर रहा है, मैं इन 2 सेकंड्स के बीच, मतलब इन सेकंड्स के बीच की बात कर रहा हूं, यानी 1 सेकंड के बीच की बात कर रहा हूं, इस 1 सेकंड में भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस का फर्क पड़ा, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है हमेशा इक्वल लिए गए टाइम में। तो इन रेफरेंसेस के आधार पे हमें ये ग्राफ मिला। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। अभी बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहां पर वेलोसिटी, एक मिनट, जिसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझो, प्यार से समझो ताकि याद ना करना पड़े। आपको दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई याद करके बोल रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी बच्चों, ये मैंने आज से 9-10 साल पहले ही एक बार पढ़ा था, बस एक बार पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी इसे रिवाइज आज तक नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे आप कभी भी उठा के कहीं से भी उठा के बोल दो, मैं आपको आराम से पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, बहुत आराम से पढ़ा दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है तैयारी की, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा है बात, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे तैयारी की जरूरत तब पड़ती जब मैंने कुछ याद किया होता। लिटरली आई स्वेयर, मुझे आप कभी भी उठा के कुछ भी पूछ लो, ये सब चीजें मैं आपको कैसे भी बता दूंगा, इतने ही प्यार से बताने की कोशिश कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें याद नहीं करी जाती। एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए मेरे कंक्लूजन्स क्या है कि एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देता है, नंबर एक। दूसरी बात, स्लोप ऑफ जो ये स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे मैंने बहुत प्यारी बात लिखी है, मेरी बात को ध्यान से समझना। आप बताओ एक स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या होती है, आप जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। किसी स्ट्रेट लाइन की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो है उसका स्लोप। स्लोप का मतलब होता है बच्चों ढाल। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक लाइन है, ये अभी एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे रखी है 0 डिग्री एंगल। अब जैसे जैसे मैं इसका एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, इसका ढाल बढ़ रहा है, इसका ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, स्टीपनेस आ रही है इसके अंदर। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या समझा कि जैसे जैसे ये जितने ज्यादा एंगल पर इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये उतने ज्यादा स्लोप में है। अभी के लिए हम फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं। अब अगर आप देखोगे किसी भी लाइन, अगर कोई लाइन ये है, तो अब इसकी एक चीज जो फिक्स हो गई है वो है इसका स्लोप, जो कभी नहीं बदल सकता, जो कभी नहीं बदल सकता। अगर मैं कहता हूं कि मेरी एक ही लाइन है, एक ही लाइन है,
इन दोनों लाइनों में जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसका स्लोप, ये एक्स एक्सिस के साथ सदैव अब जो एंगल बना रही होगी, मतलब थीटा, आप कंफ्यूज मत होना, कुछ 30 बना रही होगी, तो अब ये 60 बने, ये थ्रू आउट कितना भी ऊपर बढ़ा लो कितना भी नीचे बढ़ा लो ये 60 बनाएगी, इसे कितना ऊपर बढ़ा लो कितना नीचे बढ़ा लो ये हमेशा 30 ही बनाएगी। यानी ये बात मुझे समझ में आ रही है बच्चों लाइन के लिए। तो जब भी मैं आपसे पूछूं लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या, आप कहना लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसका स्लोप, लाइन को जो डिफाइन कर देता है उसका स्लोप की हमेशा कांस्टेंट रहेगा लाइन के केस में। अब अगर मैं पूछता हूं कि लाइन की कैरेक्टरिस्टिक, जो लाइन की कैरेक्टरिस्टिक है वो स्लोप है, तो आप मुझे बताओ कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये कि यूनिफॉर्म मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो यूनिफॉर्म मोशन की खास बात है, तो बच्चों वो उसकी खास बात ये है, यूनिफॉर्म मोशन की खास बात यह है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, समझ लो। स्ट्रेट लाइन की खास बात यह है कि उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो ये जो आपस में दोनों कांस्टेंट्स है, असल में चूंकि ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस में ये जो स्लोप है यही वेलोसिटी होता है, यानी स्लोप की न्यूमेरिक वैल्यू ही वेलोसिटी निकलती है। दोबारा समझा रहा हूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है, जब भी आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओगे यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, आप सिर्फ ग्राफ को देख करके, ग्राफ की लाइन का अगर आप स्लोप निकाल पाए तो आप समझ लो कि आपने उस मोशन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी निकाल ली, वही न्यूमेरिकली है। मैं इसको समझाता हूं, इसके पीछे रीजन क्या रहा था वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों यहां पे देखो, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारा मैथमेटिक्स में गणित मंजरी में चैप्टर चल रहा है, वहां पर भी मैंने हल्का सा डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये चीज, नहीं तो एक बार दोबारा सुनो। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन के कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, जैसे मैंने ये और ये किए, इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे दिखाऊंगा, आगे वाला x कोऑर्डिनेट पीछे वाला y कोऑर्डिनेट। तो आप ये मत समझना ये y कोऑर्डिनेट की जगह x क्यों लिखा है, क्योंकि इस समय y एक्सिस में ये पोजीशन वाली एक्सिस को लिखा गया है और x एक्सिस की जगह इस बार टाइम की एक्सिस है। तो कुल मिलाकर के x कोऑर्डिनेट जो होता है वो आगे और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो पीछे आता है। तो अगर मैंने इन दो पॉइंट्स को 3,15 और 4,20 ना कह करके जनरल नाम दिया, मैंने कहा कि ये t1 इंस्टेंट है टाइम का और ये t2 इंस्टेंट है टाइम का, और ये पोजीशन की कोई x1 पोजीशन है मीटर और ये कोई x2 पोजीशन है। इससे ये समझ में आया कि t1 टाइम पर, अगर मैं इसे जनरलाइज कर रहा हूं, तीन ना बोल के, t1 सेकंड पे पोजीशन x1 है और t2 सेकंड पे पोजीशन x2 है। तो कुल मिलाकर के 2 पॉइंट्स जब भी मुझे मिल जाते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के, तो उसका स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है कि y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। इन शॉर्ट, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ x, मतलब द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ y एंड x कोऑर्डिनेट ओनली। तो इस केस में y कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 है और x कोऑर्डिनेट t2 माइनस t1 है। अब अगर हमारी थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो हम समझ पा रहे होंगे, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होती है और ये टेकन, टाइम टेकन है, यानी पोजीशन को x1 से x2 होने में कितना टाइम लगा वो है। तो इन शॉर्ट में ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है, जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप निकालने चले थे स्लोप ऑफ द लाइन, लेकिन निकल गया वेलोसिटी। तो ये समझ में आया ज्योमेट्रिकली कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो उस यूनिफॉर्म मोशन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने हर तरीकों से इसे समझने की कोशिश करी है। आप इसे एक दो बार दोबारा तिबारा समझना और पॉज करके खुद अपने दिमाग से सोचना, मेरी बातों का एज अ हिंट लेना। ऐसा मत समझना कि मैंने अगर 100 सेंटेंस कहे तो 100 के 100 पूरे आपको आने चाहिए। उन 100 में से हिंट लो और अपना कुछ समझो, आइडिया लो, अपना कुछ समझो, फंस रहोगे फिर मेरी बात सुनो तो आपको क्लैरिटी आएगी। अभी हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो ये दोनों बातें समझ में आ रही होंगी, इसलिए समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ कांस्टेंट लिख के क्यों अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास ये वाला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ध्यान से देखो, चूंकि हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं और यूनिफॉर्म मोशन के लिए शर्त यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मैंने लिखा था पीछे, यहां हट गया वो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, हमारी शर्त है। सिर्फ वो देखो जो मैं बता रहा हूं, इधर उधर मत देखो। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मोशन नाम ही है उसका। अब ये जब बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो टाइम एक्सिस वही रहेगी, वेलोसिटी की एक्सिस ये रहेगी। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि मैंने 0 मीटर पर 0 टाइम पे देखा, यानी मैंने टाइम ऑन किया, मैंने देखा एक गाड़ी मूव कर रही है, आप भाग रहा है कोई इंसान,
तो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था। अब मेरा समय भले ही चलता रह रहा है लेकिन उसका स्पीड वेलोसिटी हमेशा सेम है, कांस्टेंट है। यानी कि पहले सेकंड में भी चेक किया वो 5 ही मिल रहा है, दूसरे सेकंड में भी 5 में, तीसरे सेकंड में भी 5 में, चौथे सेकंड में भी 5 में। मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे हमेशा जो वेलोसिटी है वो सेम मिल रही है। इसका एक ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सिर्फ इसको देख के मैं जज कर जाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। तो इसलिए बच्चों ये देखना बहुत जरूरी है कि रिलेशन किसके बीच में है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है। किस सिनेरियो की बात कर रहा हूं? जब हम बात कर रहे होते हैं वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत मजेदार है, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था कि एक्स-टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देता है जिसका स्लोप उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर होता है। इसमें कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives you the displacement during the time instants। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ ही होता है, इसको समझते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बार कोई भी दो टाइम इंस्टेंट्स ले लिए, 2 और 4 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल लिया, तो इसको इन जनरल करने के लिए 2 और 4 ना कहने के लिए t1 सेकंड से t2 सेकंड कह दिया, इन जनरल करने के लिए। तो t1 सेकंड से t2 सेकंड तक के बीच में वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में अंडर एरिया कौन सा आया? एरिया अंडर क्या आया? क्योंकि आप समझ रहे हो ये वेलोसिटी तो ये जा रही है, टाइम की एक्सिस ये है, हमें एरिया अंडर देखना है, लेकिन बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी किस टाइम से किस टाइम के बीच में। तो t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में। तो मेरा ये व्हाइट वाला रीजन एरिया अंडर वीटी ग्राफ आया फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब हम चेक करते हैं कि वो एरिया निकला कितना। क्या हमें ये रेक्टेंगल दिख रहा है? यस सर। क्या रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है? यस मास्टर। क्योंकि यहां से यहां तक की अगर आप देखोगे बात, ये t2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है t1 को। तो ये पूरा t2 है, ये पूरा t1 है, तो क्या ये t2 माइनस t1 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसी प्रकार से पूरी की पूरी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी लेंथ v है और ब्रेथ इसका t2 माइनस t1 है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम, क्या आपको याद आ रहा है कि आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन? क्या आपको याद आ रहा है? और आपको याद आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 होता है, टाइम टेकन एक तरह से t2 माइनस t1 होता है। क्या बच्चों आप समझ रहे हो कि वेलोसिटी अगर इससे मल्टीप्लाई होगी तो यू आर लेफ्ट विद दिस x2 माइनस x1 गाय, which is nothing but the displacement, which is nothing but the displacement। तो हमने क्या देखा? हम तो निकालने चले थे क्या बच्चों? हम तो निकालने चले थे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, एंड व्हाट वी हैव गॉट? द चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज इट? द डिस्प्लेसमेंट। हमें समझ में आ गया कि t1 टाइम से t2 टाइम तक t1 इंस्टेंट से t2 इंस्टेंट तक पहुंचने में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट शो किया था वो निकल जाएगा अगर आप एरिया निकाल दोगे। तो कितनी प्यारी बात है, ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, निकाल दे रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट। बहुत ब्यूटीफुल बात है, समझे? तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपने यूनिफॉर्म मोशन को मैं समराइज करता हूं 1 मिनट के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यूनिफॉर्म मोशन में चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए एक्स-टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देता है और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है ज्योमेट्रिकली। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस जाता है क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा उस समय में कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी हुई। Now let's talk about non-uniform motion. As I already told you कि non-uniform motion is a very random motion with a variable velocity. Non-uniform motion का मतलब है आपकी velocity वेरी कर रही है टाइम के साथ, लेकिन उसके एक स्पेसिफिक केस को हमने पकड़ा जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या UAM है। यानी ये वो केस है जहां वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन उसका चेंज कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। बेस्ट एग्जांपल है, पेन को नीचे गिरा दिया तो एक कांस्टेंट उससे इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज। फिलहाल हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को समझ लेते हैं कि वेलोसिटी चेंजेस विद कांस्टेंट रेट दैट इज a इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों अगर हम यहां पे समझे एक ऑब्जेक्ट है, ये टाइम को समझा रहा हूं कि 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड थे, वो 0 टाइम पे जब हमने ऑब्जर्व किया वो रेस्ट पे था। जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट किया पहले सेकंड में उसने वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड तक अटेन कर ली, वेलोसिटी में चेंज हो गया। फिर हमने देखा अगले 1 सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड और चेंज कर दिया, अगले 1 सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड और चेंज कर दिया, अगले सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड और चेंज कर दिया। तो वो हर 1 सेकंड में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किए जा रहा है, एक्सेलरेट किए जा रहा है, बदलता जा रहा है।
लेकिन एक कांस्टेंट, एक ग्रेजुअल चेंज के साथ किसी भी एक सेकंड को उठा के आप देखोगे वेलोसिटी का चेंज 2 मीटर पर सेकंड का ही मिलेगा। अगर आप 1 से लेकर 2 के बीच में देखोगे एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है, तो यहां के एक सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का ही चेंज है। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज बट विथ कांस्टेंट रेट, व्हाट वी कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक छोटी सी बात जो मैंने थोड़ी सी यहां पे एक लेजेंड के फॉर्म में बताई है, वो ये कि यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए मैंने कोई डंडा नहीं लगाया। यहां वेलोसिटी है, मैंने एक एरो मारा, यहां वेलोसिटी है। आप देख रहे हो कि मेरी वेलोसिटी का एरो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा जा रहा है। ये समझाने के लिए था कि भाई ये इतनी थी, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, बढ़ाने के लिए। ये मेरी आज रिप्रेजेंटेशन था, ऐसे ही बस अपनी आर्ट की तारीफ कर रहा था और कुछ नहीं। आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों हमें समझना है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे देखते होंगे। अब आप, बहुत ज्यादा प्यारी बात है मेरे भाई, बहुत ज्यादा प्यारी बात है। अब मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हो, क्या आप मेरे से और सब्जेक्ट पढ़ते हो। कुछ बच्चे कहते हैं मास्टर आप सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहा हूं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी तुम वो क्लास में हो जहां तुम्हें टोटलिटी में चीजें पढ़नी है। अभी अगर मैथ्स के आप लीनियर पॉलिनोमियल मेरे से नहीं पढ़ रहे, नहीं कर रहे आप कुछ, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ने वाला बच्चा अगर मेरे से फिजिक्स पढ़ रहा है, वो वहां मैथ्स पढ़ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल कुछ कर पाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप ये देखो कि मैंने यहां पर जानबूझ के s इज इक्वल टू टी स्क्वायर टाइप की चीज दिखाने की कोशिश करी। कितने बच्चों को इसको देख करके कुछ याद आ रहा है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मुझे बता पाओगे कि ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। क्या ये लीनियर है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है? तो अगर मेरे स्टूडेंट होंगे तो आप एकदम बोलोगे मास्टर जी ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। आप मेरी बात समझ रहे हैं यार? तो इसीलिए बच्चों, अरे ये कब की बात है, जब आप यूएएम को डिस्कशन कर रहे होंगे तो ये इक्वेशन के अनुसार आपका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे होंगे तो आपको इस तरह का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां ए फैक्टर भी होगा। तो अल्टीमेटली आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपस में क्वाड्रेटिक फॉर्म में रीअरेंज्ड है, या दूसरे शब्दों में पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम में के अनुसार किस तरीके से बदलेगा, वो ये बता रहा है कि ग्रेजुअल तो नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ s इज इक्वल टू यूटी होता तो ये वाला जो चेंज होता इन दोनों के बीच में वो ग्रेजुअल होता और एक लाइन का चेंज होता, लाइन बनाता, जैसा कि इससे पहले बनाया जब आपका a 0 था यानी यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन इस केस में क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन है, तो ग्रेजुअल चेंज नहीं है, चेंज कुछ और प्रकार का है, लीनियर नहीं है चेंज, लीनियर ग्रोथ नहीं है, बल्कि कौन सी ग्रोथ है इसमें, क्वाड्रेटिक टाइप की। नहीं समझ में आया? बट मत समझो, कोई बात नहीं, बस इतना तो समझो कि इस बार टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है वो 1:1 के रेशियो में नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। इन शॉर्ट वो ऐसा कुछ होगा। ज्यादा तकलीफ नहीं देता आपको। मैंने बोला आप एक काम करते रहो, टी की वैल्यू यहां रखते रहो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता रहेगा ओरिजिन से कितना कितना हुआ। टी 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखा 4 आया, 3 रखा 9 आया, 4 रखा 16 आया। जब आप इन पॉइंट्स को इस बार मिलाते हो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, मिलनी भी नहीं चाहिए। ये जो एक यू टाइप का शेप दिख रहा है इसी को कहते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक टाइप का शेप। अब ये थोड़ा मैथ्स को लिंक कर दिया, लेकिन प्लीज मैं अपनी सारी बातों को रब कर देता हूं जो मैंने यहां पर बोली है, मत ध्यान रखो सारी बातें। सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, हर नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा क्योंकि इस समय डिस्प्लेसमेंट और टाइम इस तरह के रिलेशन को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्टली यही होगा, ये भी हो सकता है s इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये भी हो सकता है। लेकिन जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि टाइम की मैक्सिमम पावर हमेशा 2 होगी जब भी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे होंगे, जिसके कारण आपको हमेशा एक पैराबोला कहते हैं इस शेप को, पैराबोलिक कर्व मिलेगा, पैराबोलिक कर्व मिलेगा इंस्टेड ऑफ लीनियर या लाइन की तरह कर्व। आपको क्या मिलेगा? हमेशा पैराबोलिक, जो ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा। समझ रहे? अब इसको ना जनरली भी सोचो, जनरली सोचो, इसको थोड़ा हट के सोचो। मैं बताता हूं, ये ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है, पहले सेकंड में मान लेते हैं इसकी 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, इसने अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड अटेन कर दिया, यानी अब ये 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा दूसरे सेकंड में, तो इसके पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी, जिसके कारण अब ये 20 मीटर की दूरी तय कर पा रहा होगा। इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, कोई ग्रेजुअली नहीं बल्कि ऐसे बढ़ेगा, पहले थोड़ा, फिर इतना, फिर एकदम से इतना, यानी 1 3 5 19 21 50 सीधे ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ये जैसा आप यहां पे देख रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट देखो कैसा है, 1 4
4 के बाद 9, 9 के बाद 16। देख रहे हो आप कैसे चेंज है, पहले सिर्फ 3 का डिफरेंस था, अब देखो 7 का आ गया। अब आप थोड़ा और बढ़ोगे आगे तो वो और ज्यादा 9 का हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका ज्योमेट्रिकल सेंस बच्चों यहां से निकल के आता है। ये चीज मैं आपको बहुत बखूबी बता सकता था, अगर आपको कैलकुलस का थोड़ा ज्ञान होता तो मैं आपको इस चीज को बता देता। बच्चों 1 मिनट थोड़ा सा प्लीज देखो, मैं आपको फिर भी कुछ बताने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को सुनना। मैं नहीं बोलूंगा, चीज बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत प्यारी। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप लेते हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस एटी आता है। एक्सीलेंट चीज, लेकिन मैं मजबूर हूं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप बड़े कंफ्यूज जाओगे। अगर आप मेरे सामने होते मैं निश्चित ही बता देता आपको, क्योंकि उसमें मैं आपके रिएक्शंस को देख रहा होता। अभी सुनो मेरी बात को, अभी अगर आपको सिर्फ समझने के लिए समझना है तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि आप जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे होंगे, जिस टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे होंगे कर्व में, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ जैसे ही करोगे, वो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगा और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बच्चों वेलोसिटी देगा एट दैट टाइम इंस्टेंट। Slope of the tangent at any point P is equal to velocity at that instant. Why is it so? क्योंकि इस बार हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी बदल रही है। इसीलिए बच्चों अगर आपको पता करना था कि मुझे 3 = 4 सेकंड पर मुझे पता करना है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, मैं कर्व के पास जाऊंगा और देखूंगा कि 4 सेकंड में जाऊंगा कर्व के पास जाऊंगा, चौथे सेकंड में चेक करूंगा कि जो कर्व है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट एक लाइन होगी, उस लाइन का जो भी स्लोप होगा वही न्यूमेरिकली इक्वल होगा उस टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी के। मैं समझ सकता हूं कि यहां पर सुपर क्लैरिटी वाली बात थोड़ी सी नहीं आ पा रही होगी, उसका कारण है बच्चों, टेक्निकल कारण है। अभी के लिए आप हो सके तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ध्यान रखो, ताकि अगर कभी आप नेक्स्ट टाइम मेरे से मिलना हो तो मैं वो कारण भी बता सकूं, भले ही वो आगे की चीज है मैं बता दूंगा, लेकिन ठीक है। तो ये आपने सीखा। अब हम बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत ईजी है। आप खुद सोचो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का कैरेक्टरिस्टिक उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कैरेक्टरिस्टिक उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और आप ये भी देखो कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, फिर अगले 1 सेकंड, यानी पर सेकंड में यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक वैसे ही जैसे यूनिफॉर्म मोशन में प्रति सेकंड में समान दूरी चली जा रही थी, ऐसे ही यहां पर प्रति सेकंड में समान वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, यानी समान वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है तो अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है। यानी कि जब भी ऐसी चीजें होती है, इनपुट और आउटपुट सेम रेशियो में रहते हैं, तो आप उसको कहते हो कि ये ग्रेजुअल यानी लीनियर ग्राफ है, यानी इनपुट आउटपुट रेशियो जब सेम रहता है। जैसे यहां पर इसको देखकर ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहां बिहेवियर एग्जैक्टली वैसा है जैसे यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम के बीच में था, यहां एग्जैक्ट बिहेवियर है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इसीलिए अगर आप इन पॉइंट्स को देखोगे, 0 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे और इसको पॉइंट आउट करोगे और इनको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मिलनी ही चाहिए थी, है ना। तो अब आप खुद सोचो कि स्ट्रेट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका स्लोप, मैं बार बार कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका क्या, स्लोप, और वेलोसिटी और यूएएम की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये भी कांस्टेंट रहता है स्लोप स्ट्रेट लाइन का, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका एक ही मतलब हुआ बच्चों कि यहां पर जब आप इसकी बात कर रहे होंगे, किसकी, जब आप बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यूएएम के केस में, उस केस में जो आपका स्लोप होगा इस लाइन का वो रिप्रेजेंट कर देगा कि एक्सेलरेशन क्या था। एकदम से आप इसको देख के एक्सेलरेशन निकाल दोगे, इसका स्लोप जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। यही बात मैंने यहां पर कहने की कोशिश की है बच्चों, ठीक है। तो आई होप यार इस तरीके से कवर होगा। देखो बच्चों मेरी बात समझो, देखो मैं मुझे प्लीज आप जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, ताकि मैं समझ पाऊं कि कैसा वाला समझाने से आपको समझ में आता है। ये वाला ना एक्चुअली जो जेन्युइनली समझाने वाला था वो समझाने वाला था। मुझे वो टेक्निक्स भी पता है जिससे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी जिसके लिए टॉपिक बना हुआ है। अभी क्या था, मैंने एग्जैक्टली वो बात कन्वे करने की कोशिश की जो एज इट इज थी। मैंने आपको उदाहरण नहीं दिए, मैंने आपको एज इट इज बता दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नहीं आया समझ में, प्लीज बच्चों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताने, देखो नहीं आने वाले तो बता देंगे, लेकिन बताने वालों को भी बताना है कि आया था। अगर आपको क्लैरिटी, तो अगर ऐसा रहेगा
तो मैं इस तरह की डिस्कशन आपसे कर पाऊंगा ना अगर, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने ना अपने करियर में आज से पहले आप लोगों से पहले, इससे पिछले साल ही एक बार 9th पढ़ाई, और उससे एक बार बहुत पहले, मतलब जब मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था अपने 12th वगैरह के बच्चों को, तो उनके छोटे भाई बहन आए थे एक दो, उनको मैंने पढ़ाया था, ऐसी ऐसी मजाक मस्ती में पढ़ाता था मैं उन्हें की। तो उनके साथ मैं बहुत प्यारे प्यारे डिस्कशन करता था, और वो मैं कर देता था 11वीं 12वीं, क्योंकि सामने बैठे रहते थे और वो क्यूरियोसिटी भी शो करते थे। तब मुझे समझ में आया कि क्लास की बाउंडेशन नहीं होती कोई, कि अब 9वीं का बच्चा 11वीं 12वीं नहीं सीख सकता, सीख सकता है वो, बस एक ट्यूनिंग होनी चाहिए दोनों तरफ से। तो आप मुझे बताओगे क्या आपने वो ट्यूनिंग बैठ पा रही है यार, ठीक है ना, इसका जवाब आपने मुझे देना है। और आप मुझे बताओगे, अगर मैं जाते जाते आपसे पूछूंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के समय होता है दोनों टाइम पर, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और जरूर बताना कैसा वीडियो लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो में हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप आप कर सकते हो, एक हार्ट का मैं आपका वेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।